Good morning. Today we will discuss about work. दैनिक जीवन में हम वर्क को विभिन्न तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे साइक्लिंग, प्लेइंग, रीडिंग द बुक, वर्किंग ऑन कंप्यूटर एंड प्लेइंग विद टॉयज। जो हमारी दिनचर्या है उसमें डेली लाइफ में हम वर्क को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, बट जब फिजिक्स की बात आती है तो वर्क को किसी अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। कार्य को समझने से पहले हमें विस्थापन को समझना आवश्यक है। विस्थापन को समझने के लिए यहाँ पर मैंने 3 पिलर लिए हैं, ए, बी एंड सी। बी को ए और सी के मिड में लिया है। सपोज दैट ए से सी के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है, तो ए बी के बीच की डिस्टेंस 50 मीटर और बी सी के बीच की डिस्टेंस भी 50 मीटर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक बच्चे को लिया है। ये बच्चा क्या कर रहा है? ए से सी तक गति करता है। तो इस कंडीशन में इस बच्चे के द्वारा चली गई कुल दूरी हो जाएगी 100 मीटर, क्योंकि ए से सी के बीच की डिस्टेंस हमने 100 मीटर कंसीडर की है। और इस कंडीशन में विस्थापन भी हो जाएगा 100 मीटर, क्योंकि ए और सी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 मीटर है। नेक्स्ट कंडीशन, सेम कंडीशन हमने यहाँ पे भी ली है। इन तीनों पिलर के बीच की डिस्टेंस पहली कंडीशन के बराबर ही रखी है, यानी ए से सी के बीच की 100 और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 50 मीटर लिए है। यहाँ पर ये बच्चे ने क्या किया? पहले ए से सी तक गया और इसके बाद सी से वापस बी पर पहुंच गया। तो इस कंडीशन में इस बच्चे के द्वारा चली गई कुल दूरी हो जाएगा 150 मीटर। तो 150 मीटर कैसे आएगा? ए से सी तक की दूरी जो कि इसमें पहले चली कितनी थी? 100 मीटर, और इसके बाद ये सी से वापस बी पे गया, यानी इसने 50 मीटर और एक्स्ट्रा चला। तो इस प्रकार से इसकी जो कुल डिस्टेंस है वो हो जाएगी 100 प्लस 50, दैट मीन्स 150 मीटर। लेकिन यहाँ पर जो विस्थापन है वो हो जाएगा 50 मीटर। कैसे आएगा 50 मीटर? देखिए, पहले बच्चा ए से सी तक गया, यानी 100 मीटर डिस्टेंस कवर की। इसके बाद ये बच्चा सी से वापस बी पर गया, तो इसने 50 मीटर डिस्टेंस और कवर की। लेकिन पहले बच्चा राइट हैंड साइड में जा रहा था, जिसे हमने प्लस लिया। अब बच्चा सी से बी यानी लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में गति की जाती है तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है। तो पहले ए से सी जा रहा था, अब सी से बी जा रहा है, इसलिए जो सी से बी जाएगा ये हमने माइनस साइन ले लिया। तो 100 माइनस 50 कितना हो गया? 50 मीटर। नेक्स्ट कंडीशन, यहां पर इस बच्चे ने क्या किया? पहले ए से सी पर गया, फिर ये वापस सी से अपनी प्रारंभिक स्थिति पर पहुंच गया। तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 200 मीटर, क्योंकि पहले बार ये ए से सी पे गया तो उस समय इसने 100 मीटर चला, फिर सी से वापस ए पर गया तो कितने मीटर चला? फिर 100 मीटर चला, इसलिए 100 प्लस 100 200 मीटर। तो इस कंडीशन में जो थर्ड स्टेज हमने लिया है, यहाँ पर इसके द्वारा चली गई कुल दूरी 200 मीटर हो गई। बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 0 मीटर। 0 मीटर कैसे हुआ? पहले बच्चा ए से सी पर गया तो 100 मीटर ये कुल डिस्टेंस चला, फिर बच्चा सी से वापस ए पर गया तो इस कंडीशन में भी 100 मीटर चला, लेकिन अब ये अपोजिट डायरेक्शन में चला, यानी पहले ये प्लस एक्स एक्सिस के अकॉर्ड के अनुसार गया और फिर ये माइनस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग गया। तो जब ये प्लस में गया तो हमने इसे प्लस साइन लिया, और जब ये माइनस में गया तो हमने इसे माइनस साइन लिया। इस प्रकार से 100 माइनस 100 इक्वल टू 0 मीटर हो गया। तो
इस तरीके से अगर हम देखें तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है और ना ही जीरो हो सकती है। जबकि इसके विपरीत जो विस्थापन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, साथ ही नेगेटिव भी हो सकता है और साथ ही जीरो भी हो सकता है। तो इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर हो जाता है। तो विस्थापन, अगर कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे यहाँ पे बच्चा गति कर रहा है, तो गति के दौरान किसी समय, कोई समय हम कंसीडर करें, उस समय पर वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। जब ये बच्चा गति कर रहा था तो हमने समय लिया। पहली स्थिति में सपोज दैट हमने टाइम लिया 5 मिनट और 5 मिनट बाद ये सी पर पहुंचा, तो 5 मिनट में हमने इसके द्वारा देखा कि इसने विस्थापन और दूरी दोनों बराबर लिया है। दूसरे समय में ये गति कर रहा था और हमने इसे ले लिया 7.5 मिनट। तो इस टाइम पे हमने कंसिडर किया, चेक किया तो देखा कि विस्थापन 50 है और दूरी 150 मीटर है। और थर्ड टाइम पे हमने जब इसे 10 मिनट्स दिए तो ये जा करके वापस आ गया। तो इस कंडीशन में विस्थापन 0 और दूरी 200 मीटर हो गई। तो इस प्रकार से जो विस्थापन होता है ये गति करते हुए प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को कहते हैं। इसका मात्रक भी मीटर ही होता है और क्योंकि विस्थापन में डायरेक्शन काउंट करते हैं, यानी अगर प्लस में जा रहा है तो प्लस और माइनस में आएगा तो माइनस। जैसे यहाँ पर हमने 100 प्लस लिया और 50 को माइनस लिया, तो इसलिए इसे सदिश राशि कहते हैं। 100 मतलब सही, दिश मतलब दिशा, इसमें दिशा को भी कंसीडर किया है। यहाँ पर एक चीज और है कि मैंने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो लिखा है। तो पॉजिटिव तो यहाँ दिख रहा है, जीरो भी दिख रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं दिख रहा है। तो नेगेटिव कब दिखेगा? अगर यहाँ इसके पीछे कोई और पॉइंट होता, सपोज दैट यहाँ पर ए के बाद कोई पॉइंट यहाँ डी होता, तो उस कंडीशन में अगर ए से डी के बीच की डिस्टेंस भी 50 मीटर होती, अगर ए से डी के बीच की डिस्टेंस भी 50 मीटर होती, तो ये जो चौथी कंडीशन हम एज्यूम कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता, पहले ए से सी पर गया यानी 100 मीटर चला, तो क्या हो जाता है इस चौथी कंडीशन में 100 मीटर विद पॉजिटिव साइन आता है क्योंकि प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है। इसके बाद ये बच्चा सी से डी तक पहुंच रहा है, तो जब सी से डी तक पहुंचा तो सी से ए तक मैंने 100 मीटर लिया है और ए से डी तक मैंने माना है कि कितना है 50 मीटर और है, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा सी से डी तक। नेक्स्ट कंडीशन नेगेटिव के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 150 मीटर विथ नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 150 मीटर एंड दैट इज माइनस 50 मीटर। तो अगर हम चौथी कंडीशन को एज्यूम करें तो इस कंडीशन में, चौथी कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है ये माइनस निकल रहा है, तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस और जीरो हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं वर्क की तरफ। इस एग्जांपल में बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। बच्चा फुटबॉल पे जैसे ही किक मारता है, फुटबॉल किक के डायरेक्शन में गति करने लगती है। चलिए दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमने एक क्यूब लिया है इस टेबल के ऊपर और ये दो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। इस बच्चे ने क्या किया, इस क्यूब पर एक फोर्स अप्लाई किया। कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। जैसे ही इसने फोर्स अप्लाई किया, ये क्यूब गति करते हुए इस नई स्थिति पर पहुंच गया। तो माना इसकी जो प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर थी और जो नई स्थिति यहाँ पर है, इसके बीच की दूरी है d मीटर।
तो इस तरीके से ये जो क्यूब है इसका कुल विस्थापन हो गया d मीटर। अब जब इस बच्चे ने इस क्यूब पर फोर्स अप्लाई किया तो कुछ कार्य हुआ, और ये कार्य जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा W इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और इसकी यूनिट हो जाएगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से कार्य किसी वस्तु पर बल लगाकर जब विस्थापन किया जाता है तो उसे हम कार्य कहते हैं, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर या इसे हम जूल से भी डिनोट करते हैं। इस डेफिनेशन में एक लाइन लिखी है, बल की दिशा में विस्थापन होने को हम कार्य कहते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है कि बल की दिशा में ही जब विस्थापन होगा तभी कार्य होगा? आओ चलो देखते हैं। इस एग्जाम्पल में ये बच्चा रोड पर इस ट्रॉली में बक्से को रख करके ले जा रहा है। यहाँ पर बच्चे के द्वारा ट्रॉली पर जो फोर्स लगाया जा रहा है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, यानी ट्रॉली का जो हैंडल है इसकी डायरेक्शन में ही बच्चे के द्वारा लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की ओर हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आगे की ओर है। तो इस एग्जाम्पल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग है, अर्थात ये जरूरी नहीं है कि फोर्स की डायरेक्शन में ही जब डिस्प्लेसमेंट हो तभी कार्य होता है। जरूरी यह है कि फोर्स लगा करके अगर किसी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उससे हम कार्य कहते हैं, चाहे इसकी डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स के अनुदिश हो या ना हो, लेकिन शर्त यह है कि फोर्स अप्लाई करने के पश्चात डिस्प्लेसमेंट होना आवश्यक है। वर्क को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राउंड में एक क्यूब पड़ा है या बक्सा पड़ा है। एक बच्चा आया, उसने क्यूब देखा, फोर्स लगाया और क्यूब को उठा दिया। तो बच्चे के द्वारा जो फोर्स लगाया गया उसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर। पहले बक्सा ग्राउंड पे था और ग्राउंड से अब इतने ऊपर चला गया, तो माना ये डिस्प्लेसमेंट है d, यानी जो क्यूब है वो ग्राउंड से अब d मीटर ऊपर है। तो इस कंडीशन में जो बच्चे के द्वारा इस बक्से को उठाने में कार्य किया गया वो हो जाएगा W इक्वल टू F इंटू D न्यूटन मीटर। बड़ा सरल था, लेकिन इसे हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं। देखिए, जैसे ही बच्चे ने इस बक्से को ऊपर उठाया वैसे ही पृथ्वी ने भी इस पर एक फोर्स लगाया जिसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। यानी बक्से को उठाते समय जैसे जैसे बच्चा बक्सा उठा रहा था वैसे वैसे पृथ्वी भी इस पे गुरुत्वाकर्षण बल को अप्लाई कर रही है। सपोज दैट इसे Fg से डिनोट किया। तो अब पृथ्वी की तरफ से अगर देखें तो इसने इस पे फोर्स लगाया है और इस बक्से पे डिस्प्लेसमेंट d भी हुआ है। तो क्या इस कंडीशन में भी सेम वर्क डन होगा जो पहले कंडीशन में था? चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस बच्चे ने इस बक्से को सर पे रखा और आगे की ओर चलने लगा। देखिए, ये बच्चे ने बक्सा सर में रखा और आगे की ओर चलने लगा। तो इस कंडीशन में ये बक्सा भी क्या हो रहा है, बच्चे के साथ साथ आगे की ओर चल रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो बक्से का कहाँ हो रहा है, आगे की ओर हो रहा है। अब बक्सा सिर में है, तो सिर में होने की वजह से जो इस बक्से का भार है, जो इस पे बल है, वो पृथ्वी इस पे लगा रही है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की ओर। तो माना ये हमने Fg से यहाँ पे फिर से लिखा है, तो ये फोर्स जो है नीचे की ओर लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन, बच्चे ने बक्से को उठाया ऊपर की ओर, फोर्स F लगा के ऊपर की ओर उठाया। तो पहली कंडीशन में F और D दोनों की डायरेक्शन एक ही है। दूसरी कंडीशन में पृथ्वी इस बक्से पे नीचे की ओर बल लगा रही है जबकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है। और थर्ड कंडीशन में बक्से पे डिस्प्लेसमेंट तो
आगे की ओर हो रहा है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है। तो इसका मतलब क्या तीनों में वर्क डन बराबर होगा? तीनों कंडीशन नहीं, तीनों कंडीशन में वर्क डन बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब जो वर्क डन है वो एफ और डी के अलावा किसी और चीज पर भी निर्भर करता है। क्योंकि देखिए, जितना ये बच्चा फोर्स ऊपर को लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा? जितना इस वस्तु का भार होगा, और पृथ्वी भी इस पे उतना ही बल लगाएगी जितना इसका भार होगा। तो एफ भी इक्वल है, डी भी इक्वल है, लेकिन वर्क डन अलग अलग होगा। तो वर्क किस पे निर्भर करता है? एफ और डी के अलावा। तो देखें, वर्क जो है, अगर सपोज दैट ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डी, और ये लग रहा है इस पे फोर्स एफ, तो जो वर्क है वो इनके बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है, यानी एफ और डी के बीच के एंगल पे भी निर्भर करता है। मान लो बात, इसे हमने थीटा से लिखा है, तो जो वर्क डन हो जाएगा अब ये हो जाएगा W इक्वल टू एफ इंटू डी। अब इस एंगल को हम ऐसे ही नहीं लिख सकते, इसे किसी ना किसी फंक्शन के साथ लिखना होगा। तो ये हो जाएगा, इसे हम लिखते हैं कॉस थीटा के साथ। तो जो वर्क डन है टोटल वो हो जाएगा W इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अब कंडीशन नंबर 1 देखिए, कंडीशन नंबर 1 में F ऊपर की ओर है और D भी ऊपर की ओर है, यानी जो थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1। अब हम इस वैल्यू को, cos 0 की वैल्यू, इस इक्वेशन, इसे सपोज दैट इक्वेशन नंबर 1 लिख लें, इसमें रखें, तो हमारे पास W इक्वल टू आ जाएगा F इंटू डी जूल। तो यही हमारा इससे पहले भी आया था, जब हमने नॉर्मल कंडीशन में से किया था कि कार्य इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इतना ही यहाँ से भी आंसर आया। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, जब पृथ्वी के द्वारा इस पे हम भार को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स नीचे की ओर है। तो इस कंडीशन में देखिए, ये हो गया F और ये हो गया D, यानी थीटा इक्वल टू हो गया यहाँ पर 180 डिग्री, जस्ट अपोजिट हैं दोनों। तो cos 180 इक्वल टू होता है, 180 डिग्री इक्वल टू होता है -1। तो इस कंडीशन में जो टोटल वर्क डन है वो हो जाएगा F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा है -1, तो ये हो जाएगा -FD जूल। तो इस तरीके से दूसरी कंडीशन में जो वर्क डन है वो क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अब थर्ड कंडीशन देखिए, जब बच्चा बक्से को सर में रख के आगे की ओर गति कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन है आगे की ओर, और जो फोर्स है एफ जी, इसकी डायरेक्शन है नीचे की ओर। तो इस कंडीशन में जो तीसरी कंडीशन है, इसमें एंगल हो गया एफ और डी के बीच 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम रखें तो W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी इंटू 0, और ये आ जाएगा हमारे पास 0 जूल। तो इस तरीके से इन तीनों कंडीशन में जो वर्क है उसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। जो पहली कंडीशन है इसमें वर्क की वैल्यू आ रही है F इंटू डी जूल। जो दूसरी कंडीशन है, जब हम पृथ्वी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस समय जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो रहा है,
एग्जैक्ट इसके इक्वल है एफ डी बट नेगेटिव है। और थर्ड कंडीशन, जबकि दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो उस कंडीशन में जो टोटल वर्क डन है वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से हम वर्क को पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 भी कंसीडर करते हैं। तो कार्य की एक अवधारणा ये भी है कि ये धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी होता है। तो इस तरीके से फिजिक्स में हमने वर्क को विभिन्न तरीके से समझा। थैंक यू।